नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेस्ट कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड के बारे में। और कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड होते कैसे हैं। बहुत से लोगों को वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा के बीच डिफरेंस ही नहीं पता होता, तो इस डिफरेंस के बारे में बात कर लेंगे। किस तरह से ये हमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, कैसे हमारे पैसे को ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं, डबल करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें एक सेक्शन था, लास्ट वीक एक बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की, तो उसमें एक सेक्शन था कॉन्ट्रा और वैल्यू फंड्स का। तो वहाँ पे हमने पूछा था कि आप कॉन्ट्रा फंड की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, तो बहुत से लोगों ने हाँ बोला था कि उनको डिटेल वीडियो चाहिए और एक बेस्ट कॉन्ट्रा फंड कौन सा होगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि कितने कॉन्ट्रा फंड हैं तो चूज़ करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स हैं। तो अब स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं और क्या क्या इनसे हमें बेनिफिट्स मिलता है, और सबसे बड़ी बात कॉन्ट्रा होते क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉन्ट्रा की बात करूँ ना, तो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, इन्वेस्टिंग के ना स्टाइल होते हैं। सबसे पहले ग्रोथ स्टाइल हो गया, दूसरा हो गया वैल्यू, जो म्यूचुअल फंड में आज तक चल रहा था मेनली। मोमेंटम बाद में आया। ग्रोथ स्टाइल में ये होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्टॉक्स बहुत तेज़ी से पहुंचते हैं, और जिस वजह से इन म्यूचुअल फंड्स में ग्रोथ देखने को मिलती है और ये रैंकिंग में ऊपर आ जाते हैं। इसलिए 80% जो म्यूचुअल फंड हैं वो इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ वैल्यू में होता क्या है, वैल्यू में ना यहाँ पे ग्रोथ बेशक ऐसे ना हो, ग्रोथ बेशक ऐसे हो या कैसे भी हो, लेकिन यहाँ पे ना क्वालिटी पिक की जाती है। ये क्वालिटी है और काफ़ी आपको सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, और ये यहाँ जाएगा ही जाएगा। यहाँ शायद जाने में थोड़ा टाइम ले ले, इसलिए वैल्यू स्टॉक्स को थोड़ा कम प्रेफर किया जाता है। रीज़न, क्योंकि ये रैंकिंग में नहीं आते, और 80% रिटेल इन्वेस्टर ना तो रिसर्च करता है ना नॉलेज होती है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके रैंकिंग के बेस पे म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। और अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स नहीं बनेंगे अगर आप सिर्फ और सिर्फ रैंकिंग को देख के बाय कर रहे हैं। तो आपके पास 2 तरीके हैं हमेशा, वैसे 3 तरीके हैं, दोनों सारे बता देता हूँ। पहला तरीका, अगर आपको बिल्कुल भी कुछ इतना रिसर्च के पंगे में नहीं पड़ना, तो थोड़े से रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ करो, अपना इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे आपको एक 12%, जहाँ नॉर्मल एक्टिव फंड्स बेशक 15-18 निकाल रहे हैं, आपको 12 मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ 12 के अंदर आपको टेंशन नहीं होगी, कोई चेंज करने का पंगा नहीं। आपका 15 साल का गोल है, 15 साल आप इंडेक्स को इन्वेस्टेड रह सकते हो। पहले बता रहा हूँ, इस चीज़ की कमी ये है कि रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी, यहाँ पे आपको नॉलेज गेन करो। नॉलेज गेन करने का तरीका है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखो, रिसर्च पेपर वर्क करो और क्वेश्चंस पूछो अच्छे अच्छे, जहाँ से आपको जवाब मिल पाए कि किस तरह से। नाम के पीछे मत भागो कि कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया है। कोई बढ़िया है तो क्यों बढ़िया है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कब से वो बढ़िया चलता आ रहा है, कितना कंसिस्टेंट है। नॉलेज गेन करो। और नॉलेज गेन करने वाली चीज़ में एक बहुत बड़ी कमी आती है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम नहीं होता, जो जॉब कर रहे हैं, जो स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी अर्निंग बढ़ाने पे कोशिश कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता, तो यहाँ पे नॉलेज गेन करना मुश्किल हो जाता है। थर्ड चीज़ आ जाती है, आप एडवाइज़र हायर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हायर कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर है, आप हमसे भी बात कर सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, आपको कंप्लीट पोर्टफोलियो रिव्यू हर क्वार्टर में, लमसम अलर्ट और बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। लेकिन इसमें भी एक छोटी सी कमी ये रहती है कि बहुत से लोग ना एडवाइज़र्स को सिलेक्ट करने में मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि किस पे ट्रस्ट करा जाए, किस पे नहीं। तो वो चीज़ है, तो शायद इसके लिए 2-4 चीज़ें ये होती हैं कि आप उनकी नॉलेज और लाइसेंस चेक कर सकते हो। और हमारी नॉलेज और लाइसेंस चेक कैसे होगी, और उसके लिए हमने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग काम कर रखा है, क्योंकि जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अगर मैं फिल आउट कर देता हूँ तो सबसे अच्छा ऑप्शन ही यही बन जाता है। इसलिए हमने इस प्रॉब्लम पे बहुत काम करने की कोशिश की है, ताकि आप ट्रस्ट कर पाएँ कि हमारी टीम को नॉलेज काफ़ी अच्छी खासी है और हम लाइसेंस्ड हैं, सबसे बड़ी बात। तो चलिए वापस वीडियो के अंदर चलते हैं। और लेकिन कॉन्ट्रा फंड की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये क्या करता है, जब मार्केट में वैल्यू स्टाइल चल रहा होता है ये ग्रोथ की तरफ भागता है, और जब मार्केट में ग्रोथ स्टाइल चल रहा होता है तो ये वैल्यू की तरफ भागता है। इससे होता क्या है कि हमारा पोर्टफोलियो एक ऐसे सेक्शन में काम करता रहता है हमेशा जो 20% अलग है। मान लीजिए आपके पास 20% कॉन्ट्रा फंड है, 80% अगर एक स्ट्रेटजी से चल रहा है तो 20 दूसरी स्ट्रेटजी से चलेगा, और ये लॉन्ग रन में आपको बहुत फ़ायदा देगा। ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है।
बिना एक्स्ट्रा स्टॉक्स लिए, बिना एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंड लिए, ये आपको विनिंग वाली चीज़, क्योंकि देखो नॉर्मल अच्छी मार्केट में तो ये रिटर्न दे ही रहा है आपको, लेकिन कई बार ऐसी मार्केट में भी रिटर्न देगा जब ये 80% नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा फंड 3 ही हैं हमारे पास, और इनमें से लेना कौन सा चाहिए? SBI, कोटक और इन्वेस्को। पॉइंट्स देते चलेंगे। अगर मैं नंबर 1 पे बात करूँ इस फंड साइज़ के बेस पे, तो नंबर 1 पे आता है कोटक, सेकंड पे आता है इन्वेस्को और थर्ड पे आता है SBI कॉन्ट्रा। अगर मैं इनको उल्टा करके पॉइंट्स दे देता हूँ, 3 पॉइंट्स इसके, 2 इसके और 1 इसका। अब रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में शॉर्ट टर्म में बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स हैं, और गिरते वक्त ना एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, गिरते वक्त इतना कोई खास प्रोटेक्शन है नहीं इसका। ये इतना गिरा, इन दोनों से हल्का सा 1-आधा% कम। 3 मंथ्स वाले टाइम पीरियड पे इन दोनों से ज़्यादा ही गिरा हुआ है। SBI कॉन्ट्रा की मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स भी ख़राब हैं। ओके, तो शॉर्ट टर्म में उतना तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं है, और सबसे तगड़ा परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में इन्वेस्को का है। तो इन्वेस्को को यहाँ पे मैंने ऊपर शायद गलत दे दिए, दोबारा देते हैं। 3 पॉइंट्स इसके, 2 इसके और 1 इसका। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में फिर से वापस इसको मैं 1 ही दूंगा, इसको 3 देंगे और इसको 2 देंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में गेम चेंज हो जाता है। लॉन्ग टर्म में लेकिन कितना, यहाँ तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। लॉन्ग टर्म में 5-7%, 5 साल में बहुत मेजर डिफरेंस है। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ ले जाएगा, 2 पॉइंट्स यहाँ, 1 यहाँ। पॉइंट्स को बाद में जोड़ देंगे या आप खुद जोड़ते हुए चल सकते हैं। यहाँ पे ना एक चीज़ अब देखने वाली है, बहुत ध्यान से देखना, जो चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, और शायद ऐसी थोड़ी सी चीज़ें हैं जिन पे मैं थोड़ा सा मतलब प्राउड फील करता हूँ, ठीक है, कि हाँ यार ये चीज़ आपको हमारे चैनल पे अलग देखने को मिल सकती है। जो मैं चीज़ थोड़ा प्राउडली बोलता हूँ वो ये है कि देखो यहाँ पे ना किसी को भी अगर आप, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं, और जो लोग कंपेयर कर रहे होते हैं ना, पता है क्या बोलते हैं? ये देखो स्टैंडर्ड डिविएशन काफ़ी बढ़िया है SBI कॉन्ट्रा का, बीटा देखो SBI कॉन्ट्रा का बहुत बढ़िया है कंपैरेटिवली इन्वेस्को और कोटक से, तो बहुत बढ़िया है स्टैंडर्ड डिविएशन भी और बीटा भी। लेकिन हमें ऊपर तो नहीं दिखा ना भाई। ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि ये निफ्टी 50 बाय कर लेते हैं, और जिस वजह से ये ऑन पेपर तो दिखता है कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है इनसे, लेकिन जब गिरने की बारी आती है ना तो ये बहुत बार ऐसा होता है। देखो दोनों से ज़्यादा गिरा हुआ है, ये यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों के बराबर ही है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आया। तो जब ये गिर रहा है तो दोनों के बराबर या दोनों से हल्का सा ज़्यादा ही गिर रहा है। तो जिस वजह से मैं ये बोलता हूँ कि ये इसके स्टैंडर्ड डिविएशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, और ये SBI के सब फंड्स के साथ होता है क्योंकि ये निफ्टी 50 बाय करके रखते हैं। दिखाता हूँ कहाँ पे, ये देखो इन्होंने पूरा का पूरा 9%, ऑलमोस्ट 8 से 9% के बीच निफ्टी 50 रखा होता है, जिस वजह से ऑन पेपर ये दिखते हैं शरीफ, लेकिन इतने हैं नहीं। ओके, तो लेकिन फंड बुरा नहीं है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि अल्फ़ा बहुत बढ़िया जनरेट हो रहा है। अल्फ़ा जनरेट होना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो SBI कॉन्ट्रा इज़ वन ऑफ द बेस्ट फंड, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ देखने वाली है, यहाँ पे ये देखो ये फंड एक मल्टी कैप की तरह काम कर रहे हैं। मल्टी बोलूँगा, फ्लेक्सी बोल लो, कि पराग पारेख की HDFC फ्लेक्सी, उससे ज़्यादा इन्होंने मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर ले रखा है। सेम कोटक के साथ है, कोटक ने भी बढ़िया एक्सपोजर ले रखा है, और इधर सेम चीज़ इन्वेस्को के साथ है। तो तीनों ने एक्सपोजर तो बहुत बढ़िया ले रखा है। अब इनमें से लेना कौन सा है? सिंपल सा जवाब, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। अभी इन पॉइंट्स को जो हमने दिया था इनका एक बार अगर मैं डीप कैलकुलेशन करूं और नीचे भी मैं पॉइंट देने की बात करूं, बेशक देखो ऑन पेपर है तो पॉइंट्स तो देने पड़ेंगे। अब ये नहीं है कि आप पॉइंट्स नहीं दोगे। तो रेशोज़ के मामले में पूरी रेशोज़ इनकी बहुत बढ़िया है, ठीक है। सॉटिनो, और फिर सेकंड नंबर पे इनकी रेशोज़ हैं, और लास्ट में है इन्वेस्को, ठीक है। इन्वेस्को तभी लास्ट में लास्ट चॉइस रहता है। ओके, सेक्टर्स की बात करें तो वही फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी सब बराबर ही है, कोई ऐसी ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। नीचे अगर हम आएँ यहाँ पे तो लार्ज कैप, मिड कैप एक्सपोजर वो भी ऑलमोस्ट सबका सेम है, तो इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाला कुछ बनता नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 8 पॉइंट्स बनते हैं SBI कॉन्ट्रा के, 9 बनते हैं कोटक के, और 7 बनते हैं। तो अब देखो इस कंपटीशन को आप कुछ बहुत बड़ा ऊपर नीचे नहीं कह सकते कि ये कंपटीशन बहुत ख़राब था। तीनों ने जो तीनों के मार्जिन्स हैं ना वो सिर्फ 1-1 पॉइंट का है, और भी ज़्यादा डिटेल में जाके करेंगे तो भी कोई मार्जिन्स बहुत बड़े नहीं आएंगे। तो तीनों म्यूचुअल फंड मतलब जो भी कॉन्ट्रा कैटेगरी में है आप कोई भी ले सकते हैं, सारे बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी में।
बस ये है कि अगर आपके पास कोटेक का एमर्जिंग इक्विटी है तो कोटेक आपको अवॉइड करना है। इन्वेस्को का स्मॉल कैप बहुत लोग ले रहे हैं, अगर आपके पास इन्वेस्को स्मॉल कैप है तो इन्वेस्को अवॉइड करना है, या एसबीआई का कोई और फंड है तो आपको एसबीआई कॉन्ट्रा अवॉइड करना है। बस इसके अलावा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।